गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमने विषय लिया है छंद। छंद क्या होता है, उसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, इसी का जिक्र हम यहाँ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर छंद को परिभाषित किया है। क्या कहा है? मात्रा एवं वर्णों की संख्या। किसकी संख्या? मात्राओं की संख्या, वर्णों की संख्या एवं क्रम तथा यति गति आदि से, किससे? यति गति आदि से संबंधित नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। क्या कहा है कि मात्रा व वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या निश्चित हो, वर्णों की संख्या निश्चित हो। इसके बाद में क्रम तथा क्रमबद्ध होनी चाहिए, यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को, किसको? पद्य रचना को छंद कहा जाता है। देखिए, यहाँ हमने छंद के प्रकार लिखे हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के छंद हैं। क्या हैं? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहेंगे? जहाँ मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यानी वह छंद जो मात्राओं से नियंत्रित होता हो और उसकी मात्राओं की संख्या जो है वो भी निश्चित हो, तो उसको अपन मात्रिक छंद कहते हैं। यहाँ मैंने चौपाई का उदाहरण लिया है। चौपाई में 16-16 पर यति होती हैं और कुल मात्राएं जो हैं 64 होती हैं। हम इसमें देखते हैं और पढ़ने को आता है कि भाई चौपाई की मात्राएं कितनी हैं, तो अपन झट से कहते हैं कि 16 मात्रा चौपाई की। 16 नहीं है, 16 पर यति हैं और 16 ये 32 और ये 32, तो ये जो हैं 64 मात्रा का छंद है, 16 मात्रा का नहीं है। फिर आता है हमारा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद हम उसे कहते हैं जहाँ वर्णों की संख्या निश्चित हो, या फिर ये कह सकते हैं वह छंद जो वर्णों द्वारा नियंत्रित होता हो, उसको अपन वर्णिक छंद कहते हैं। ये द्रुत विलंबित छंद जो हैं वो एक वर्णिक छंद हैं। अब उसमें ये मात्राएं हैं नगण, भगण, भगण, रगण, ये उसकी मात्राएं हैं। तो देखिए, ये हैं नगण और ये हैं भगण, वापिस भगण और फिर रगण। ये एक मात्राओं का सूत्र है, हम आगे इसके पढ़ेंगे। तो ये इन मात्राओं से, यानी 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 15 और 16 वर्णों का जो छंद है वह कैसा है? द्रुत विलंबित छंद है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मात्रा क्या होती है, किस प्रकार से अपन मात्रा की गिनती करते हैं, उसके बारे में। मात्रा हम उसे कहते हैं वर्ण उच्चारण में लगने वाले समय को। किसे कहा? कि जिस वर्ण को हम उच्चरित करते हैं और उस उच्चरित वर्ण में हमें कितना समय लगा उसको उच्चरित करने में, तो उसको अपन क्या करेंगे? मात्रा कहते हैं। यानी किसी वर्ण को उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। फिर है हमारा स्वर, ये अ, आ, ई सभी ये स्वर हैं। फिर है अनुनासिक, अनुनासिकता, ये अंग हैं, आ हैं, फिर इसके ऊपर ई हैं, ये सभी अनुनासिकता वाले हो जाएंगे। ये अनुनासिकता। अब देखिए, अनुनासिकता की विशेषता है। क्या विशेषता है?
कि अनुनासिक को अपन उच्चरित करते हैं तो कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता है, इसलिए इसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं है। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, अनुनासिकता की कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके उच्चारण में कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता है, कोई समय जो है अतिरिक्त लगता नहीं है, इसलिए उसकी मात्रा एक ही गिनी जाएगी। जैसे ये कंवर हैं, क्या लिखा मैंने? कवर। अब कवर जो है ऐसा कैसा है, और ये जो हैं ये कंवर लिखा है, क्या लिखा है? कंवर। तो कंवर की भी मात्रा वही है और कवर की भी वही है। ये सिंचाई लिखा है, तो यहाँ अनुनासिक है मगर यहाँ मात्रा एक ही है, आगे दीर्घ मात्रा दो आ गई है। इस प्रकार से अनुनासिक शब्द की या वर्ण की हम अतिरिक्त मात्रा नहीं लगाते हैं। फिर देखिए, कुछ व्यंजनों को लेकर के कुछ नियम हैं, वह 4-5 नियम जो हैं हम पढ़ लेते हैं। तो हमें आगे जब हम मात्राओं की गिनती करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पहला जो नियम है वह है कि शब्द के प्रारंभ से संयुक्त व्यंजन आने पर उसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। यदि शब्द के प्रारंभ में संयुक्त वाक्य आ जाए, संयुक्त व्यंजन आ जाए, तो फिर उसकी हम अतिरिक्त मात्रा नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, भ्रम। भ्रम जो है शब्द के प्रारंभ में संयुक्त वाक्य है, इसलिए यहाँ पर मात्रा जो है दीर्घ न होकर के लघु ही रहेगी, अतिरिक्त मात्रा इसमें नहीं आएगी। वे शब्द का प्रारंभ संयुक्त व्यंजन से है, इसलिए यहाँ पर भी लघु मात्रा आएगी, दीर्घ नहीं आएगी। प्रिय में भी लघु और स्वर में भी लघु। अब देखिए संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर व्यंजन जहाँ हैं ये स, क और स से बना है, संयुक्त हैं, और इन संयुक्त अक्षर से कोई शब्द प्रारंभ होता है तो क्या होगा? वह लघु रहेगा। ध्यान रहे, इसके आगे का नियम कुछ और है। ये क्या है? इससे कोई शब्द प्रारंभ होता है संयुक्त व्यंजन से, संयुक्त अक्षर से, तो फिर वह मात्रा लघु रहती हैं। जैसे क्षमा में सिंगल मात्रा लघु मात्रा है और माँ में दीर्घ होगी। क्रिया में पहले लघु है फिर दीर्घ है, श्रम में पहले लघु फिर लघु, और द्युति में भी पहले लघु बाद में भी लघु मात्रा है। ये था अपना पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? वह इस से संबंध जुड़ा हुआ है कि शब्द के मध्य में, वो शब्द के प्रारंभ में था, शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में संयुक्त व्यंजन आने पर उसके पूर्व वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है। क्या कहा है? कि शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में संयुक्त व्यंजन आ जाए, संयुक्त अक्षर आ जाए, तो फिर उस संयुक्त अक्षर से पहले की जो वर्ण है उसकी मात्रा दीर्घ हो जाती है। जैसे अक्षम, क्या कहा है? अक्षम। तब यहाँ बीच में है संयुक्त व्यंजन, और बीच में होने के कारण अ की जो मात्रा है वह दीर्घ हो जाएगी और इसकी लघु ही रहेगी। उसी प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है और यहाँ मात्रा जो है अ की दीर्घ हो जाएगी। परिश्रम में ये बीच में आया है और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? दीर्घ। सशक्त में भी इसकी दीर्घ हो जाएगी। फिर नियम हमारा तीसरा है, हिंदी में
न र ल म व्यंजनों को महाप्राण रूप विकसित हो गए हैं, यानी इनको क्या कर दिया है, महाप्राण के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जैसे न अल्प प्राण है और न और ह जब मिल जाते हैं, न हो जाता है, तब ये दीर्घ हो जाएगा। जैसे कन्हैया, क्या होगा, कन्हैया। अब न जो है ह के साथ में उच्चारित होता है, किसके साथ में, ह के साथ में, तब तो ये दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार से कन्हाई, कन्हाई, तो ये ह के साथ में न का उच्चारण हो रहा है, इसलिए वह दीर्घ हो गया, महाप्राण हो गया। म में भी वैसी है, मह, कुम्हार, कुम्हार, तो यहाँ ह के साथ में इसका जुड़ाव हो गया है। तुम्हारा में भी वैसा ही है। और ल का महाप्राण ल हो जाता है, कुल्हाड़ी और मल्हार। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहाँ पर यह नियम जो है कम काम करता है, और जहाँ हमने कहा कि इसका महाप्राण रूप विकसित हो गया है, वहीं ये कह रहे हैं कि अल्प प्राण भी मौजूद रहता है। जैसे अभी मैंने न और ह को साथ में उच्चारित किया है, म को साथ में, ल को साथ में उच्चारित किया है। वैसे ही कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं इसमें। जैसे मैं लिखूं कुल्हड़, क्या लिखा, कुल्हड़। अब देखिए ये है कुल्हड़। अब मैंने जब उच्चारण किया तो ये जो ल है किसके साथ उच्चारित हुआ, इस कुल के साथ, कुल्हड़। क्या कहा, कुल्हड़। अब मैं इसको इस प्रकार से उच्चारित करूं, कुल्हड़, 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 तो बैठेगा नहीं। तो ये जो न है, ल है, जो कु के साथ में उच्चारित होता है और वह कुल्हड़ बन जाता है, तब इसकी मात्रा जो है वह दीर्घ हो जाएगी और इसकी लघु हो जाएगी। उसी प्रकार से दूसरे भी उदाहरण हैं, जैसे नन्हा, ये न नहा, ऐसे थोड़े बोलेंगे अपन न को, इस न को और इसको साथ में बोलते हैं, नन्हा, और हा को बाद में, इसलिए इसकी मात्रा दीर्घ और इस प्रकार से हो जाएगी नन्हा में। सॉरी, दोनों दीर्घ हो जाएंगे। उसी प्रकार से दुल्हन है, ये शब्द क्या है, दुल्हन। अब देखिए दुल्हन ऐसे बोलते हैं अपन, दुल्हन, दुल्हन नहीं बोलते हैं, दुल्हन नहीं, दुल्हन। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गई दीर्घ, ये लघु, लघु हो गई हैं। इस प्रकार से ये मात्राएं जो हैं वह हमारे उच्चारण पर निर्भर करती हैं कि हम जो हैं कहाँ से इसका उच्चारण करते हैं। अब देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, अनुनासिक व्यंजन, जिसको अपन पंचम वर्ण कहते हैं। अब पंचम वर्ण का ये जो रूप है, ये 1962 में मानकीकरण रूप मान लिया गया है। क्या माना है, मानकीकरण। अब इसको हम जब मात्राओं की गिनती की तरफ से देखेंगे तब इसकी कैसे मात्राएं लगेगी। यदि ये है इसका मानकीकरण रूप में लिखा गया, अब इसको अनुनासिक के रूप में लगा देते हैं, तो ये नुक्ता लगा देते हैं ऊपर। अब जहाँ जिस वर्ण के ऊपर अनुनासिक के व्यंजन है, तब वहाँ उसकी मात्रा दीर्घ हो जाती है। क्या हो जाती है, दीर्घ। अंक में अ की मात्रा दीर्घ है। उसी प्रकार से कंचन, कंचन में ये अनुनासिक है और इसकी मात्रा दीर्घ हो जाती है। कंटक, कंटक में
क की दीर्घ मात्रा हो जाती है, दंत में द की मात्रा दीर्घ हो जाती है। अब एक और बात है, जहाँ य र ल व स ह से पहले कहीं नासिक की ध्वनि है तो वह अनुस्वार कहलाती हैं और उसकी मात्रा दीर्घ हो जाती हैं। जैसे ये संयम, अब इससे किससे पहले हैं? य से पहले अनुस्वार हैं। किससे पहले हैं? य से पहले। य से पहले हैं तो ये दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी य र ल व स ह से पहले अनुस्वर है तो वह दीर्घ हो जाता है। ये संयम जो है, में संयम स की दीर्घ मात्रा हो जाएगी। संरक्षक, देखिए यहाँ दो बातें आई सामने, एक तो र है और र से पहले अनुस्वर हैं तो इस स की मात्रा दीर्घ हो गई। दूसरा ये स है, ये संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन शब्द के अंत में आ जाता है तो उससे पूर्व का जो शब्द क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है वर्ण। तो यहाँ र क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा और फिर लघु लघु। उसके बाद में संलय भी ऐसा ही है और संवाद भी वही है। तो इस प्रकार से यह कुछ नियमों से लघु और दीर्घ की किस प्रकार से अपन मात्राओं की गिनती करते हैं उसी का रूप है। अब देखिए हम गण की गणना कैसे करेंगे। क्या आता है? गण। गण की हम गणना किस प्रकार से करेंगे। पहली बात है कि गण किसे कहेंगे? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। किसे कहेंगे? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गणों की संख्या जो है वह 8 हैं। क्या है गणों की संख्या? 8 हैं। किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को। ये हैं गण, तीन वर्णों के समूह और इनकी संख्या जो है कितनी है? 8 हैं। अब इसका एक सूत्र है। किसका? गण का एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम इसके कुछ भाग कर सकते हैं। उस सूत्र को अपन इस प्रकार से, य माता राजभान सलगा। क्या है? य मा ता रा ज भा न स ल और गा। ठीक है। अब ये 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। ये 8 हमारे सूत्र के अनुसार गण हो गए। अब हम जो हैं पहला गण किसे मानेंगे? तो पहला गण हमारा होगा य मा ता। दूसरा मा ता रा। देखो ये हमारा ये पहला गण, ये हमारा दूसरा गण, ये हमारा तीसरा गण, ये हमारा चौथा गण, ये हमारा 5वां गण, ये हमारा 7वां गण, ये 7वां गण और ये हमारा 8वां गण। ये हमारे गणों की संख्या हो गई। तो ये दूसरा हो गया मातारा और फिर तीसरा होगा ताराज, फिर राज भा और भा न स और या मा ता रा रा ज भान और भानस, फिर है न स ल और स ल गा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब अपन यहाँ पर इनकी मात्राओं की गणना करेंगे।
अब यहाँ यह है तो एक मात्रा, ये दो और ये दो, तो ये दो मात्राएं हो गई। मातारा में तीनों ही दीर्घ हैं। ताराज में दीर्घ, राजभा में दीर्घ लघु दीर्घ और जबान में लघु दीर्घ लघु, बानस में दीर्घ लघु लघु, इसमें तीनों ही लघु और लघु लघु दीर्घ, ये हमारी मात्राएं हो गई। इस प्रकार से हम इस मात्राओं की गिनती करेंगे। अब देखिए छंद जो हैं उसके फिर से हमने 3 भेद किए हैं। कितने? छंद के भेद वापिस हमने कितने किए हैं? 3। कौन सा का किया है? सम, अर्धसम और विषम। पहला भेद है सम, दूसरा है अर्धसम और यह है विषम। इस प्रकार से हमने इनके 3 भेद और कर लिए हैं। अब देखिए हम सम छंद किसे कहेंगे? जिन वर्णों के सभी चरणों में चरणों की मात्रा समान हो, जिस छंद में सभी चरणों की मात्राएं समान हो, तो उसको अपन कहते हैं सम छंद कहेंगे। जैसे चौपाई में चारों ही पद की मात्राएं 16-16 हैं। हरि गीतिका सममात्रिक छंद है, द्रुत विलंबित सममात्रिक हैं और सवैया कवित ये सभी कैसे हैं? सममात्रिक छंद हैं। अब हम दूसरा है अर्ध सममात्रिक। जिन छंदों के 2-2 चरणों में मात्राएं या वर्णों की संख्या समान होती हैं किंतु अन्य 2 चरणों की मात्रा भिन्न होती है। 2 चरणों की मात्रा भिन्न, 2 चरणों की मात्रा समान हो, तो वहाँ पर हम अर्ध सम छंद कहते हैं। यानी आधा समान है, आधा समान नहीं। फिर है विषम छंद। जो छंद सम या अर्ध सम छंद नहीं होते वह विषम छंद होते हैं। 4 से अधिक चरणों वाले छंद भी विषम छंद कहलाते हैं। जैसे छप्पय हैं, कुंडलियाँ हैं, इस प्रकार से यह विषम छंद होते हैं। अब देखिए वर्णिक छंद जो है उसमें एक तो होता है गणबद्ध, दूसरा होता है मुक्तक। अब गणबद्ध जो छंद हैं वह क्या हैं? गणबद्ध छंदों के चरणों में वर्ण और गण दोनों की संख्या निश्चित रहती है। वर्णों की संख्या निश्चित है और गणों की संख्या भी निश्चित रहती है। जैसे द्रुत विलंबित, सवैया, मदाक्रांता, इंद्रवज्रा आदि। और मुक्त जो छंद होते हैं उन छंदों के चरणों में केवल वर्णों की संख्या निश्चित की जाती हैं। गणों में लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता है। जैसे कवित हैं, मनहरण हैं और अनुष्टप आदि ये छंद जो है। अब देखिए हमने यहाँ पर गणों की हम गिनती कैसे करते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, गण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ जानी हैं। अब जो हम अगले अध्याय में कुछ छंदों को लेंगे, उसकी गणना करेंगे, जिसमें मात्रिक छंद कौन से हैं और वर्णिक कौन से हैं, क्या उनकी विशेषता हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।